स्वागत है आपका जी बिजनेस में। यह है शेयर बाजार लाइव और एक्शन के लिए हम हैं पूरी तरह तैयार। कल शाम जैसे मैं कह रहा था, अगर आप देखते हैं अमेरिकी बाजारों को तो डर लगता, आज सुबह अगर देखेंगे तो थोड़ी राहत की सांस आप ले पाएंगे। बट इस उतार चढ़ाव वाले माहौल में आपको किस तरह से करनी है आज की तैयारी, आइए इसी पर करते हैं चर्चा। सबसे पहले तो आज की जो बड़ी बातें हैं, एम ट्रिगर्स हैं, उस पर एक बार डाल देते हैं नजर। बेहद खराब एक्शन कल अमेरिकी बाजारों में। दिन के निचले स्तर पर 4 दिनों की तेजी पर लगा है ब्रेक। 500 पॉइंट्स की गिरावट आपने डाउ और नैस्डैक पर देखी है, पर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 0.4% कल नैस्डैक लुढ़कते हुए दिखा है मेटा के नतीजों के बाद। निफ्टी यहां पर आज 2 नतीजे आने वाले हैं, इसमें से टाटा स्टील काफी अहम रहेगा, पर जो नतीजे आए थे उसमें आप रिएक्शन देखने वाले हैं। तो 9 कंपनियों के नतीजे और साथ ही 2 निफ्टी कंपनीज के नतीजे ये आएंगे। आईटीसी समेत कल काफी सारे नतीजे आए थे, वहां पर भी आपको एक्शन दिखने वाला है, स्पेशली क्योंकि आईटीसी के नतीजे थोड़े मिले जुले रहे हैं। 2 दिनों से स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी थी। प्राइमरी मार्केट्स में भी बड़ा एक्शन है। आज से वेदांत फैशंस का आईपीओ खुल रहा है। बड़ा आईपीओ है, 3000 करोड़ का, पर पूरा का पूरा ओएफएस ही है। 824 से 866 रुपए पर शेयर में ये आईपीओ आ रहा है, तो इस पर भी आपको रखनी है नजर है पूरे के पूरे बाजार के एक्शन पर। और आज के अगर आपको एक्शन समझना है तो एक बार पहले ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ ये देखना जरूरी है, क्योंकि भरपूर वॉलेटिलिटी आती हुई दिखी। कहीं ना कहीं भारतीय बाजार इसके लिए एक तरह से तैयार भी थे, क्योंकि कल अगर आप देखें तो भारतीय बाजार फिसल कर बंद हुए। 17,550 के करीब भारतीय बाजारों में क्लोजिंग थी। बैंक निफ्टी भी लुढ़कते हुए दिखाए। अच्छी तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन आप मान सकते हैं। तो एक गिरावट ऑलरेडी भारतीय बाजारों में कल आ चुकी थी और डेज लो के करीब हम बंद हुए हैं। पर मोर इंपॉर्टेंटली जो अमेरिका से संकेत आ रहे हैं वो आज हमारे बाजार में किस तरह का एक्शन दिखा सकते हैं, इसके लिए बाजार के बेस्ट ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब हर बार आपको मदद करते हैं। इस पूरे हफ्ते हमारे साथ रहे भी हैं, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ आज सुबह ये पूरा एक्शन समझाने के लिए। सर, हुआ क्या है अमेरिका में? अलग तरह के कल रिकॉर्ड बने हैं। एक दिन में 235 अरब डॉलर का मार्केट कैप इरोजन, इतना बड़ा, ऐसे क्या खराब आ गए सर फेसबुक के नतीजे और उसका जो बाजार पर इंपैक्ट हुआ है? दीप, जैसे कल सवेरे भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी बड़े हुए हैं, तो कुछ भी अगर अर्निंग्स में सरप्राइज आता है, हम देख रहे हैं बहुत तेजी से यहाँ गिरावट है। अब इसमें आप देखिए 5 बारी 100 बिलियन से ज्यादा कंपनियां गिरी हैं पिछले 5 सालों में। माइक्रोसॉफ्ट 2020 मार्च में 178 बिलियन डॉलर गिरा था। फेसबुक की 2018 में जब उसके पिछली बारी खराब नतीजे आए थे, सब्सक्राइबर ग्रोथ रुकी थी, तो 2018 में फेसबुक एक दिन में 125 बिलियन डॉलर गिरा हुआ है। पिछले साल हमने अमेजॉन गिरते हुए देखा, टेस्ला गिरा था 100 बिलियन से ज्यादा। तो ये अमेरिकन मार्केट का जो स्केल और साइज है उसके चलते इतना सरप्राइजिंग नहीं है। हाँ, ये नंबर कभी भी हिस्ट्री में इतना बड़ा गिरावट 251 बिलियन डॉलर्स की एक मार्केट कैप इरोड होनी, ऐसा नहीं हुआ था। बट ये हमें देखना है कि ये 250 बिलियन 90% S&P 500 कंपनीज के मार्केट कैप से ज्यादा है। तो क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रेच्ड है, ऊपर की 10 कंपनियां ज्यादा मार्केट कैप लेके बैठी हैं, क्योंकि मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स है, नैस्डैक हो या S&P 500 हो, तो उसमें हम देखते हैं। जैसे आपने कहा 500 पॉइंट गिरा नैस्डैक, उसमें से 200 पॉइंट तो फेसबुक ही था। अब हमें क्या देखना है? एक कि ये अच्छा है कि एक दिन में ही सारी क्लियरिंग हो गई। फेसबुक का वैल्यूएशन नीचे लाया गया है, उससे मार्केट पे असर आया है। दूसरा, अमेजॉन के जब नंबर आए आज, अच्छे नंबर, ज्यादा अच्छे नहीं थे सेल्स और ऑपरेशंस के चलते, बट 2 अहम बातें उन्होंने कही कि क्लाउड उनका बढ़ रहा है, और दूसरा कि ये जो अमेजॉन प्राइम की वो सब्सक्रिप्शन है उसको बढ़ा रहे हैं, $20 तक बढ़ाने वाले हैं। तो उसके चलते एकदम से 14% का उछाल आया अमेजॉन में, और वो अगर बरकरार रहता है दीप आज, तो 200 बिलियन डॉलर तो अमेजॉन ही दे जाएगा आज मार्केट को। तो ये उतार चढ़ाव रहेंगे, वॉलेटिलिटी है। और क्योंकि अगर हम पीछे मुड़ के देखें, क्या इस साल का जो बड़ा नैरेटिव है, इस साल का बड़ा नैरेटिव ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ी, सेंट्रल बैंक्स ने टाइटनिंग करनी है और रेट्स बढ़ाने हैं। रेट्स बढ़ाते हुए ग्रोथ कंपनीज के वैल्यूएशंस पे धक्का लगता है, और इस साल वैल्यूएशन वही आएंगे जहां पे आप अर्निंग्स देखेंगे।
तो हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट के अर्निंग्स आए, बहुत अच्छा शेयर चढ़ा। पिछले हफ्ते एप्पल के अच्छे अर्निंग्स आए, $190 बिलियन एप्पल बढ़ गया था। और अभी हमने देखा कि टीसीएस के मुकाबले एक टीसीएस अल्फाबेट ने ऐड कर दिया जब उसके नंबर अच्छे आए तो अच्छे नंबर वाली कंपनियां बढ़ भी रही हैं, बुरे नंबर वाली कंपनियां गिर रही हैं। बट बड़ा नैरेटिव आपको देखना है, रेट्स बढ़ रहे हैं तो चौकन्ना रहने का टाइम है मार्केट में, बट घबराहट की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट का अंत हो रहा है या कुछ। हाँ, एक स्टॉक का जरूर हुआ और दिग्गज स्टॉक था, टॉप 5 में था, तो उसका बहुत बड़ी हानि हुई। और क्योंकि सारे ईटीएफ्स में वो स्टॉक बहुत बड़ा है तो अक्रॉस द बोर्ड लोगों को हानि होगी, वो तो तय है। बट हमें ये देखना है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और ये मार्केट्स इसको संभालेगा, बचाएगा। जहां अर्निंग्स आएगी वो स्टॉक अच्छा करेंगे और ज्यादा वैल्यूएशन एक्सपेंशन दीप इस साल नहीं होगा। अर्निंग्स के कारण आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन आएगा स्टॉक्स में, तो अर्निंग्स वाले स्टॉक्स के साथ रहना है। ये बिल्कुल सराहनीय नहीं है कि फेसबुक ने पहले कुछ नहीं दिया, कुछ भी इन्होंने इंडिकेशन नहीं दिया। नॉर्मली कंपनीज अपने ऑपरेटिंग अर्निंग्स के टाइम कोई ना कोई स्पीच दे जाता है सीईओ या सीएफओ आके कि अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो मार्केट आगाह रहे। ये बिल्कुल इन्होंने सरप्राइज कर दिया मार्केट को आके। ये अच्छी बात नहीं हुई और ये दिखाता है कि इतना परिपक्व नहीं है मैनेजमेंट। तो ये जरूर हो सकता है क्लास एक्शन सूट भी आए इस पे, क्योंकि इतना बड़ा सरप्राइज आप मार्केट को एकदम से आके दे रहे हैं तिमाही का, वो अच्छी बात नहीं रही। बट आज मार्केट संभल रहे हैं और ये अर्निंग्स ड्रिवन रहेंगे। बट ये जरूर रखिए दिमाग में कि रेट्स बढ़ रहे हैं और रेट्स बढ़ते स्टॉक मार्केट में अंकुश लगता है वैल्यूएशंस पे। एक ग्रोथ से वैल्यू की तरफ रोटेशन भी हो रहा है और भारत में क्या चलेगा, साइक्लिकल स्टॉक्स ज्यादा चलेंगे। तो भारत की इकोनॉमिक रिकवरी है दीप, साइक्लिकल स्टॉक्स देखने हैं हमें और एसेट एलोकेशन अपना देखना है, ओवर एक्सटेंड ना हो। बिल्कुल, तो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। बड़ी कंपनी अगर 1/4 अपनी वैल्यू एक ही ट्रेडिंग सेशन में लूज करे तो इसका इम्पैक्ट तो जरूर आता है। आज सुबह सर हमारे बाजार संभले हुए हैं और काफ़ी सारे लोग कल शाम का एक्शन देखकर डर गए होंगे, आज सुबह का एक्शन देखकर थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये जो अभी वॉलेटिलिटी वाला एनवायरनमेंट आ गया जहां पर टॉप 5 टॉप 6 अमेरिकी बाजार के स्टॉक्स रोज 10-10 12-12% की मूव्स दिखाते हैं, जैसा अभी हमने देखा अमेजॉन भी पोस्ट मार्केट में 15% ऊपर था सर। उस वॉलेटिलिटी के इम्पैक्ट के लिए हमें कैसे तैयार होना चाहिए? और डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है, पर वहां पर जब आईटी स्टॉक्स गिरते हैं तो हमारे आईटी स्टॉक्स पर भी दबाव आता है। कल देखिए विप्रो, इन्फोसिस, एडीआर दोनों 4-4% फिसल कर आए। तो ऐसा इम्पैक्ट अगर आपको हो तो फिर आपको किस तरह से इस वॉलेटिलिटी की तैयारी करनी चाहिए? वॉलेटिलिटी की तैयारी का एक ही तरीका है, एसेट एलोकेशन। देखिए कि ओवर एक्सटेंड ना हो आप इक्विटी में, बट घबरा के निकलना भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी जो बर्बादी की गाड़ी थी वो भी छूट चुकी है। अभी इस लेवल पे निकलना मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। आपको अपना एसेट एलोकेशन देखना है, कितना आपका इक्विटी में होना चाहिए और इक्विटी में डाइवर्सिफाइड रहिए। ये देखिए कि अगर ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक्स हैं, अब इसमें क्या होगा दीप, कॉन्सेप्ट स्टॉक्स नहीं चलेंगे, क्योंकि जहां भी अर्निंग्स नहीं आ रहे वहां पे मार्केट मार लगा रहा है। अमेरिका में पिछले 6 महीने 8 महीने से ये हो ही रहा था कि ये जो स्पैक वाले स्टॉक्स हैं या बिल्कुल हवा की वैल्यूएशन वाले स्टॉक थे, अब वो पेलेटॉन जो है इक्विपमेंट मेकर 84% नीचे है। पेपैल वगैरह देखिए, उसका खराब नतीजा आया, 24% एक दिन में गिरा। तो मार्केट बहुत रूथलेस वे में है, क्योंकि लिक्विडिटी निकल रही है मार्केट से। पहले जब लिक्विडिटी होती है, जो वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, तो सब किश्तियां चल रही थी पानी में, अच्छा था। अब वो तूफान कम हो रहा है, लिक्विडिटी कम हो रही है, अब वही चलेगा जिसके नीचे पहिए हैं, जो सक्षम है कंपनियां। तो ये आपको पोर्टफोलियो में देखना है कि कंपनियों के नतीजे कैसे हैं। बाकी प्रॉब्लम ये रहेगी इस साल, रेट्स जब बढ़ेंगे तो उससे क्या होता है कि अर्निंग्स, फ्यूचर की अर्निंग्स का जो डिस्काउंट रेट होता है वो बढ़ जाता है, उससे वैल्यूएशन कम होती है। तो ये जो कहानियों वाले स्टॉक थे, कॉन्सेप्ट स्टॉक थे, प्लेटफॉर्मों वाले स्टॉक थे,
जिनकी एक्चुअली मूलभूत थी, उनके लिए ग्रो करना मुश्किल रहेगा ऐसे माहौल में, टाइटनिंग माहौल में। बट ये नहीं है कि मार्केट्स का अंत हो रहा है, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे जो हम बताते रहेंगे। बट सबसे पहले आपको देखना है जो 100 रुपए आपके पास है उसमें से कितना आपका इक्विटी में होना चाहिए। एक हम रूल ऑफ थंब बोलते हैं कि अपनी उम्र को निकाल दो 100 में से, उतना आप रखो। तो अगर आप 25 साल के हैं तो 75% आपका वाजिब है इक्विटी, क्योंकि आपके पास 40 साल और हैं काम करने के। और अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो 20-25% से ज्यादा आप मत रखिए इक्विटी में। सबसे पहले एसेट एलोकेशन। दूसरा देखिए कि ये जो बढ़ोतरी हुई है पिछले 1.5 साल में भारतीय मार्केट में, कहीं आपका ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर तो नहीं हो गया, तो उस माहौल में कम कर सकते हैं। तीसरा, अगर नींद नहीं आ रही रात को सोच सोच के भाई अमेरिका मार्केट ये सब, तो फिर तो कम कर लीजिए। चौथा, अपना इमरजेंसी रिजर्व रखिए। 6 महीने का मिनिमम पैसा आपका इमरजेंसी रिजर्व में बैंक में सुरक्षित होना चाहिए, या लिक्विड फंड में, इस तरह से लिक्विड एसेट में रखिए, ताकि मार्केट कुछ करे भी तो आपके पास है वो जरिया कि आप कुछ भी इमरजेंसी फेस कर सकते हैं। इस तरह के उतार चढ़ाव रहेंगे इस मार्केट में इस साल। बट आज देखिए जिस तरह से मार्केट उछल रहे हैं ऑलरेडी, एक अमेज़न की अर्निंग पे तो कल फेसबुक ने गिराया, उससे पहले अल्फाबेट ने उठाया था 180 बिलियन, कल 2.5 बिलियन फेसबुक ने गिराया, आज 200 बिलियन दिख रहा है कि अमेज़न बढ़ा रहा है। अब देखते हैं मार्केट खुलते खुलते क्या होता है। जॉब्स रिपोर्ट आनी है आज यूएस की, उससे भी थोड़ा सा मार्केट में चलेगा। बट कल जो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की खबर आई वो अच्छी थी, वो दिखा रही है कि इकोनॉमी है। बट सर्विसेज के उनके ग्रोथ अच्छी नहीं थी जनवरी की, जो पता था ओमिक्रॉन के चलते खराब होगा। तो इस तरह के रोज आते हैं मार्केट में 100 अंदेशे, इतना इम्पैक्ट नहीं होता। कल 4% का इम्पैक्ट हो गया मार्केट पे, क्योंकि फेसबुक जैसा स्टॉक 26% गिर गया। ये वंस इन अ ईयर, वंस इन 2 इयर्स का काइंड ऑफ होता है। ये 2018 में फेसबुक के साथ हुआ था। आपको घबराना नहीं है, एसआईपी जारी रखिए। बेस्ट वही है तरीका, भारतीय रिटेल जो कर रहा है 11,000 करोड़ महीने का एसआईपी में डाल रहा है, तो कुछ भी हो मार्केट रेगुलरली फिक्स्ड अमाउंट डालते रहते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका है। और उसको डाइवर्सिफाइड रखिए, उसको थीमेटिक या एक सेक्टर में या एक कंपनी में मत रखिए, डाइवर्सिफाई करिए। जी बिल्कुल सर, ये आपने बढ़िया सलाह दी सर कि किस तरह से अगर आपको डर लग रहा है इस वॉलेटिलिटी का, इस भारी उतार चढ़ाव का, तो आप अपनी वेल्थ को पहले प्रोटेक्ट करें, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करें और फिर इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। थोड़ा बाजार में रोटेशन होगा, जो ये अब मूड माहौल बना हुआ है, रेट हाइक साइकिल आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको होना है तैयार। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज ही नहीं इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी निवेशकों को मदद करने के लिए कि कैसे इस बाजार में आपको करनी है तैयारी, और थोड़ा ये जो ग्लोबल एक्शन हुआ है ये भी हमें समझाने के लिए। तो आइए, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला एक्शन रहा है, और अच्छी बात यह है कि कल के भारी अमेरिकी बाजारों के गिरावट पर एटलीस्ट आज सुबह एशिया के बाजार एसजीएक्स निफ्टी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर्स भी थोड़े संभले हुए हैं, जैसे सर समझा रहे थे। तो ये वॉलेटिलिटी है जो कुछ दिन और रह सकती है, इसको आपको अपनी तरफ बनाना है। आइए, इस वॉलेटिलिटी में बाजार के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, और कल जो हम फिसले हैं, वीकली एक्सपायरी भी थी, अब नई वीकली एक्सपायरी के लिए क्या पोजीशंस हैं, किस तरह के बाजार संकेत दे रहे हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। और इसके लिए आप जुड़ रहे हैं इस समय जय ठक्कर के साथ। जय, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तो जो कल भारतीय बाजारों का एक्शन हुआ है, पोजीशंस जिस तरह से बदली हैं, ये वीकली एक्सपायरी का एक्शन समझ के देखें, या फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे कल हम फिसले हैं, कैसे समझना है इसे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। दीपांशु, ये मैं नहीं समझता कि कोई वीकली एक्सपायरी के चलते ये हुआ है। कल इम्पोर्टेंटली ये देखने मिला था कि मार्केट में कि 17,800 का जो लेवल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था बुल साइड पर, लॉन्ग साइड पर। आई मीन उसके ऊपर जाता तो ही निफ्टी में एक हमें तेजी देखने मिलती, अदरवाइज निफ्टी फिसल सकता था 17,650-600। इंपॉर्टेंटली ये हुआ दीपांशु करके सेकेंड हाफ में सेलिंग प्रेशर थोड़ा बढ़ा, बिकॉज 17,000
600 के जो लेवल थे कल की एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टूटना मतलब कि 17,500 और उसके नीचे भी जाना था दीपांशु। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है एक रेंज में मार्केट रह सकता है 17,500 ऑन द इमीडिएट बेसिस, और उसके नीचे 17,440 ये लेवल जो है दीपांशु 17,500 17,450 ये आज की डाउन साइड की एक सपोर्ट रेंज है, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट की। और निफ्टी में जहां तक ऊपर के लेवल से है तो मैं कहूंगा 17,600 625 इमीडिएट बेसिस पर एक रेजिस्टेंस है। 17,625 के ऊपर अगर दीपांशु जाता है निफ्टी, देन वो और 100 पॉइंट की एक हमें रैली दिखा सकता है 17,700 725। बट अगर 17,600 से 625 की रेंज नहीं निकालता तो फिर से लोअर एंड तक आएगा। सो एक्सट्रीम अगर लेवल्स कोई है मार्केट में दीपांशु आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए तो है 17,500 440 ऑन द डाउन साइड एंड 17,600 625 ऑन द अपसाइड ऑन निफ्टी। उसके ऊपर आपको 100 पॉइंट की रैली मिलेगी लगभग 17,700 725 तक। और दीपांशु मार्केट में एज ऑफ नाउ जो फाइनल हर्डल मुझे लग रहा है अगर ऊपर की तरफ मार्केट को जाना है तो वह 17,700 725 की जो रेंज है वो अगर उसके ऊपर निकलने में कामयाब रहता है निफ्टी दीपांशु आजकल कभी भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर सीधा हम 18,000 तक की रैली देख सकते हैं, यानी कि 300 पॉइंट। सिमिलरली अगर 17,440 की रेंज नीचे टूटता है तो इमीडिएटली आप 17,200 तक जाएंगे। तो अगर आपको एक्सट्रीम लेवल्स बताओ तो 17,440 से 17,725 है निफ्टी पर। समझना ज़रूरी है जो जय बता रहे हैं आपको कि ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें तो 17,700 725 के करीब अब बाजार में रेजिस्टेंस आ रही है, तो फ्रेश अप मूव अब इस लेवल के ऊपर ही आएगी, इसके नीचे नहीं, ये आपको देखना ज़रूरी है। और साथ ही अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 17,400 17,440 के करीब ये सपोर्ट आता है, अब फ्रेश गिरावट उसी के नीचे आएगी, तो इस रेंज में आपको नज़र रखनी है बाजार पर। जय एक बार ज़रा बैंक निफ्टी के लिए भी अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो एक्शन और डेटा बता रहे हैं, ये भी समझाएं। बिल्कुल दीपांशु, बैंक निफ्टी की जहां तक सवाल है बैंक निफ्टी का, तो मैं कहूंगा यहाँ पे कंपैरेटिवली टू निफ्टी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। बिकॉज इंपॉर्टेंटली ये भी हुआ है कि कल बैंक निफ्टी में हमें लगभग 39,000 के ऊपर एक क्लोज भी देखने मिला, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड अगर आप पीसीआर पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो निफ्टी का पीसीआर थोड़ा बैंक निफ्टी से ज्यादा है, तो पीसीआर पॉइंट ऑफ व्यू भी बैंक निफ्टी लाइट है कंपैरेटिवली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे अगर बढ़त आनी है तो वहीं पे पहले एक्शन होगा दीपांशु। एंड बैंक निफ्टी में इमीडिएटली अगर आप देखें तो 38,750 वहां पे एक सपोर्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज की एक रेंज है, वो लेवल टूटना नीचे, अगर वो टूटता है तो उसके नीचे फिर से 38,500 है दीपांशु, फिर से 250 पॉइंट नीचे आपको एक सपोर्ट मिल रहा है। सो 38,750 38,500 ये जो 250 से 500 पॉइंट की जो रेंज है बैंक निफ्टी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और फॉर दैट मैटर दिस एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बड़ी गिरावट अगर बैंक निफ्टी में आनी है तो 38,500 के नीचे आएगी। 38,500 के नीचे सीधा 37,500 37,000 तक के लिए लेवल्स भी आपको देखने मिलेंगे। बट अगर वो लेवल ब्रेक नहीं करता तो वहां से सपोर्ट लेकर मार्केट बाउंस करेगा। एंड ऊपर की तरफ अगर दीपांशु देखे तो एक ही हर्डल है जो मुझे नजर आ रहा है एज ऑफ नाउ, जो इंपॉर्टेंट हर्डल है वो 39,300 का है। 39,300 के पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 39,150 का। तो अगर आज वो इंट्राडे में 39,150 को निकालता है तो पहले तो 39,300 की तरफ जाएगा अगर मार्केट पॉजिटिव खुलते हैं तो। बट 39,300 एक फाइनल रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी में दीपांशु कहूंगा, जो कल के क्लोजिंग से करीब 300 पॉइंट ऊपर है। क्योंकि उसके ऊपर जाता है देन बैंक निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको मानना चाहिए, उसके ऊपर आपको 39,700 से 40,000 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर आप पीसीआर भी देखें तो वहां पे कंफर्ट थोड़ा ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में कंफर्ट ज़्यादा है। आज के लिए मैं स्ट्रैटेजी पूछूं जय, उससे पहले जो इस हफ्ते का रुझान रहा है बाजार का, स्पेशली बजट और बजट के बाद का, वो बाय ऑन डिप्स का ही रहा है। अभी भी वही स्ट्रैटेजी या वही माइंडसेट मेंटेन करना चाहिए या फिर थोड़ा कॉशियस उस तरफ बनेगा रुझान? दीपांशु, बैंक निफ्टी में मैं कहूंगा कि वही आप कंटिन्यू कर सकते हो, बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी आप इनिशिएट कर सकते हो इस लेवल्स पर भी। इनफैक्ट जो मैंने लेवल्स बताया, इंट्राडे में 39,150 के ऊपर जाता है तो भी आप बाय कीजिए 39,300 तक, और उसके ऊपर निकलता है तो खरीदिए। डीप अगर आपको देखने मिली भी दीपांशु, अगर 38,750 800 की रेंज में आता है तो आपका रिस्क बहुत ही छोटा है, वहां पे 1% का भी रिस्क नहीं है, क्योंकि 38,500 का इमीडिएटली एक मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको डिप मिले 38,750 800 के रेंज में तो आप खरीदे, या तो 39,150 के ऊपर जाता है
तो 39,300 की रेंज के लिए खरीदे एंड फाइनल ब्रेकआउट तो 39,300 के ऊपर है, वहां पर तो आप अग्रेसिवली लॉन्ग हो सकते हो। सो बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हो, और अगर 39,150 के ऊपर जाता है तो भी खरीदिए। निफ्टी बहुत ही कॉशियसली प्ले करना पड़ेगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी दीपांशु, बिकॉज निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट 17,700 725 के रेंज के ऊपर ही है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता आपको शायद हायर लेवल्स पर निफ्टी बाउंस होते हुए देखने मिलेगा, बट वहां से सेलिंग प्रेशर भी देखने मिलेगा। सो निफ्टी में थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना होगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का रुझान आप जरूर मेंटेन कर सकते हैं, निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है, तो ज्यादा एक्शन बैंक निफ्टी में दिखेगा। फाइनल क्वेश्चन है फिर, आपकी आज की स्ट्रैटेजी क्या है इंडेक्स पर? दीपांशु, अगर मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अगर बैंक निफ्टी में अगर थोड़ी बहुत भी, जैसे मैंने बताया कि अगर डिप देखने मिली इनकेस 38,800 750 के रेंज में अगर बैंक निफ्टी आ जाता है और एक बाय एनी चांस, तो मैं वहां पे एक खरीदने की सलाह दूंगा। आपका स्टॉप लॉस छोटा सा है। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि 39,100 150 जो मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर जाता है तो आपको इमीडिएट बेसिस पर 39,000 39,100 या इधर ऑफ दी स्ट्राइक्स का आप कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं, या तो फ्यूचर्स खरीदे। 39,150 के ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 38,800 का, एंड ऊपर में आपको 39,300 और 39,300 निकलते हैं तो उसके ऊपर तो 39,500 700 ये सारी लेवल्स आपको देखने मिलेंगे दीपांशु। निफ्टी का जहां तक सवाल है, जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनानी चाहिए वो ये है कि अगर आपको डिप मिलता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 17,550 525, तो आप 17,500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। आपको बाउंस देखने मिल सकता है 17,600 625 तक। अगर वो डिप नहीं आया दीपांशु, तो मेरा ये मानना है कि 17,625 के ऊपर जाता है तो आप निफ्टी को खरीदिए 17,550 के स्टॉप लॉस के साथ। 625 के ऊपर आपको 700 तक का एक मूव देखने मिलेगा। सो जो खरीदने की रेंज है, या तो 17,550 525 के रेंज में 500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर, या तो 625 के ऊपर बिलो 550 का स्टॉप लॉस रहेगा और 17,700 के टारगेट्स रहेंगे। सो निफ्टी में जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज काफी डिफाइंड है इसकी रेंज। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है दीपांशु, वहां पे क्लैरिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। बैंक निफ्टी पर ज़्यादा भरोसा है, रिस्क रिवॉर्ड बेटर है और वहीं पर आपको रखनी चाहिए नज़र। और रोज़ की तरह जय ऑफ कोर्स हमारे साथ बाजार खुलने के बाद जुड़ेंगे भी, बढ़िया कैश का ऑप्शन भी देंगे, अपने जैकपॉट शेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे फिर से होगी मुलाकात। जय, शुक्रिया आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर एक रणनीति, एक सेटअप समझाने के लिए, क्योंकि नई वीकली एक्सपायरी भी शुरू हो रही है। कल डेज लो पर बंद हुए थे, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, पर आज एटलीस्ट संकेत अच्छे हैं। बैंक निफ्टी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये क्लियर आपके लिए डायरेक्शन आज के लिए आ रही है। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रोज की तरह भरपूर हो भी रहा है हमारे बाजारों में और आज भी होते हुए दिखेगा, क्योंकि ढेरों नतीजे आए हैं, काफ़ी सारी खबरें भी हैं और ब्रोकरेज एक्शन भी भरपूर है। आइए जानते हैं इनके बारे में। हमारी रिसर्च टीम है तैयार, देवांशी, वरुण और साथ ही कुशल और आशीष भी। मॉर्निंग वरुण, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कहते हैं? ट्रिगर्स दीप आप अच्छा देवांशी से पूछ लीजिए। चलिए देवांशी, मॉर्निंग बताएं क्या कह रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग। आज बहुत सारे रिजल्ट्स हैं तो यहाँ पे फोकस रहेगा और निफ्टी में श्री सीमेंट और टाटा स्टील इसके नतीजे आने वाले हैं। वायदा बाजार में एबी फैशन, एल्केम लैब्स, एस्ट्रल लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, जेएनएफसी, इंटरग्लोब एविएशन और आरईसी, साथ ही सीमेंस के भी नतीजे हैं तो इस पर फोकस करें। कैश मार्केट की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, सीएमएस इंफोसिस्टम, डीएफएम फूड्स, दालमिया भारत शुगर और साथ ही गोदरेज एग्रोवेट, आईओएल केमिकल्स जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। स्पार्क है जहां पे आज आपको फोकस करना है। विजया डायग्नोस्टिक्स के भी आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे। टीवीएस ग्रुप, आज ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आज से लागू हो जाएगी तो कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे ओवरऑल ग्रुप की जितने भी कंपनीज हैं उसमें आने वाले समय में। और एशियन ग्रैनिटो इंडिया जहां पे आज बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार होता हुआ दिखेगा। चंबल फर्टिलाइजर इंटरिम डिविडेंड करीब 4.5 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया था, आज उसकी एक स्टेट है। और मेरिको भी 6.25 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड है जिसकी एक स्टेट है। तो इन दोनों में आपको एडजस्टमेंट्स आते हुए दिखेंगे, स्टॉक इस तरह से रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। वेदांत फैशंस का आज आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। 8 फरवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 824 से 866 रुपीज़ है और 3,150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कल एंकर निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है। 945 करोड़ यहाँ पे जुटाए हैं और आप देखिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिडेलिटी, नोमुरा, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड जैसे कई बड़े निवेशक इसमें शामिल होते हुए दिखे हैं। नतीजों पर आते हैं। कल जो पोस्ट मार्केट आए थे, फाइजर फ्लैट नंबर्स हैं एक बार इस बार। आप देखिए जो आय है वो 14% बढ़ती हुई दिखे, लेकिन कामकाजी मुनाफा 195 करोड़ है जो कि पिछले साल 196 करोड़ पे था। मार्जिन भी एकदम फ्लैट है, 29% पे आते हुए दिखे, 33% से घटकर। और जो मुनाफा है वो 144 करोड़ पे आता हुआ दिखा है,
141 करोड़ से घटकर। ल्यूपिन ओवरऑल टॉप लाइन और जो मुनाफा है वो अनुमान से बेहतर है, लेकिन मार्जिन्स इस बार काफ़ी कम आते हुए दिखे हैं। जो आय है वो 3.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। इसके साथ ही जो मुनाफा है 545 करोड़ पे बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 9% पे आए हैं 19% से घटकर, और कामकाजी मुनाफा भी ऑलमोस्ट 50% तक कम हुआ है। एबी कैपिटल के अच्छे नंबर्स हैं। आय ऑलमोस्ट 13.5% तक बढ़ती हुई दिखी है और जो मुनाफा है वो दुगना होता हुआ दिखा है। कंसोलिडेटेड नंबर्स काफ़ी बेहतर हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों नतीजों का एक्शन और कई सारी खबरें भी, और नतीजों का एक्शन भरपूर है। देवांशी ने तो हमें बता दिया वायदा कारोबार के कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। वरुण, कैश मार्केट के नतीजों से करते हैं शुरुआत, बताइए। ओके दीप, तो अब मेरी बारी। और यहाँ पे जुबिलेंट इंडस्ट्री सबसे पहले इस कंपनी के नतीजे आए और मिले जुले नतीजे देखिए। इस कंपनी के रेवेन्यूज जो है करीब 88.6% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन्स पे तगड़ा हिट है। 9.4% से गिर के सीधे 5% के आसपास आए हैं। ये एक दिक्कत की बात है और इसका इंपैक्ट मुनाफे पे हुआ है, जहाँ पे 30% की गिरावट है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखेंगे तो उसमें 123% के आसपास का जंप देखने मिला है, जिसके कारण मार्जिन्स वीक है। टीबीजेड कमज़ोर नतीजे हैं, रेवेन्यूज 23% बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे मार्जिन जो है उसमें गिरावट है। 10% से गिर के 10.5% से गिर के इनफैक्ट 5% पे, यानी कि मार्जिन सीधे आधे हो चुके हैं और मुनाफा भी आधा हो चुका है। 40 करोड़ से गिर के 19 करोड़ के आसपास आया है। सिगाची, यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। रेवेन्यू करीब 35.5% बढ़े हैं। मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है साल दर साल, 18.2% से बढ़ के 19.1%। मुनाफा जो है करीब 34% बढ़ा है, 9.5 करोड़ के आसपास आया है। आईजी पेट्रो नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज जो है 7.5% बढ़े हैं, 507 करोड़ के आसपास ही आया है, लेकिन मार्जिन्स में बढ़ोतरी है 20.7% से बढ़ के 22.1%। मुनाफा 14.5% बढ़ा है, 74 करोड़ के आसपास आया है। ईस्टर्न इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे रेवेन्यूज जो है 43% बढ़े हैं, मार्जिन्स में लेकिन गिरावट है 22% से गिर के 17%। मुनाफा जो है 9.5% बढ़ा है, 34.5 करोड़ के आसपास से निकल के आया है। इसके अलावा फूड्स एंड इंस घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। 2.8 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 30 करोड़ का मुनाफा किया है, लेकिन एक बात अच्छी है कि मुनाफा किया और एबिटा फ्रंट पे भी 20 लाख के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 8.5 करोड़ का मुनाफा किया है, तो ये अच्छी बात है। रेवेन्यू 71% बढ़े हैं, तो ये कंपनी फिर भी ठीक ठाक और अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंजम्पशन वाली कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बट दीप इसमें भी ये है ना कि कंजम्पशन वाली कंपनीज के मार्जिन्स पे हिट है। अब आईटीसी आप देख लीजिए, बट ये कंपनी अगर घाटे से मुनाफे में आती है तो थोड़ा ही अच्छा है। कामकाजी तौर पर थोड़ा हिट है, बट अदरवाइज हाँ अच्छा है। चलिए, तो ये है आपके लिए रहे। और आईटीसी की बात करिए वरुण ने, तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो लेंगे उस पर, और थोड़ी देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो नतीजों का विश्लेषण होगा। घबराइए मत, आईटीसी को हमने इग्नोर नहीं करा है। वरिंदर जुड़ने वाले हैं और वो आईटीसी के बारे में अपनी राय भी थोड़ी देर में देंगे। पर आई कुशल भी है हमारे साथ तैयार। कुशल, कुछ नतीजे और खबरें आपके पास भी हैं, बताएं इनके बारे में। गुड मॉर्निंग दीपांशु, बिल्कुल। और सबसे पहले एक्सप्लियर सॉल्यूशंस देखिए, नंबर्स मिले जुले हैं यहाँ पर। कंपनी की मार्जिन्स 14.8% के मुकाबले 14.1% पर आती हुई नजर आई है और कंपनी का मुनाफा भी ऑलमोस्ट 11.6 करोड़ पर स्टेबल है। थॉमस कुक नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई आधार दोनों आधार पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वाई आधार पर नंबर्स आप देखिए, 236 करोड़ के मुकाबले इस बारी आय जो है करीबन 748 करोड़ की आती हुई दिखी है और एबिटा घाटा था पिछले साल करीब 74 करोड़ का, उसके मुकाबले 11 करोड़ का ये एबिटा मुनाफा में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया है और कंपनी की मार्जिन भी 1.5% पर पॉजिटिव हो गई है और घाटा कंपनी का जो 60 करोड़ का था लगभग पिछले साल, इस बारी केवल 23 करोड़ का घाटा रह गया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस गुड नंबर्स, एसेट क्वालिटी हल्की सी लेकिन डाउन होती हुई दिखी है। जहां पर अगर आप मुनाफे की बात करें तो 1.1 करोड़ का मुनाफा था, इस बारी 4.7 टू बी प्रिसाइज यहां पर कंपनी ने अपना मुनाफा दर्ज किया है और कंपनी की एनआईए में भी 53% की बढ़त रही है। हालांकि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एसेट क्वालिटी 10.2% के मुकाबले अब 10.5% पर आती हुई दिख रही है। रूट मोबाइल यहाँ पर इसके लिए इनफैक्ट एक खबर है जहाँ पर कंपनी ने एमआर मैसेजिंग एफजेडसी में 100% हिस्सेदारी जो है खरीदी है। 3.8 करोड़ यूरोज में यह अधिग्रहण किया गया है। इंडियन रुपी में 325 करोड़ रुपए का ये कुल अधिग्रहण है। अगले 3 सालों में ये अधिग्रहण पूरा किया जाएगा। और ऑन मोबाइल ग्लोबल, इसको लेकर भी खबर है जहाँ पर श्रीलंका में पहला मोबाइल क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च करने के लिए डायलॉग के साथ करार कर लिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इन दोनों खबरों की वजह से रूट मोबाइल और ऑन मोबाइल ग्लोबल पर आपको नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, रूट मोबाइल ऑन मोबाइल दोनों पर रखिए नज़र। एक्विजिशन और नए कारोबार शुरुआत की आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है।
ये तो रही कुछ और खबरें। देवांशी, आपके पास भी कुछ खबरें और फंड एक्शन भी कल हुआ है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप देखिए मीडिया स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि ट्राई नेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नई टैरिफ डेडलाइन को 1 जून 2022 से बढ़ा दिया है। 1 जून की अब नई डेडलाइन आती हुई दिख रही है और जितने भी सारे चैनल्स हैं वो सब्सक्राइबर की चॉइस पर उनको देने होंगे, तो ये जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है जो कि पॉजिटिव है। इसके साथ ही हीरो मोटोकॉर्प पर आपको नजर रखनी है क्योंकि कई सारे रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि हीरो फिनकॉर्प में अपोलो ग्लोबल के मैनेजमेंट करीब $125 मिलियन यानी कि 940 करोड़ के आसपास का निवेश कर सकती है। 9 to 11% हिस्सा खरीद सकती है इस कंपनी में। हीरो मोटोकॉर्प की इस कंपनी में 40% का स्टेक है, तो आज थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है। फंड एक्शन पर नजर कर लेते हैं। धानी सर्विसेज, जहां पे नोमुरा सिंगापुर ने करीब 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, वहीं पे टैमरिंड कैपिटल पीटीई ने 4 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। पेनेशिया बायोटेक में सीरम इंस्टीट्यूट ने करीब 3.5 लाख शेयर्स बेचे हैं, लगभग आधी % इक्विटी बेची है 278 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर। इसके चलते भी रिएक्शंस आ सकते हैं। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे नजर। और कल धानी सर्विसेज पर हम बात भी कर रहे थे, 13-14% का उछाल इस स्टॉक में आते हुए दिखा है, तो बड़ा एक्शन नोमुरा की तरफ से आपने इस कंपनी में देखा है। पर एक्शन है ब्रोकरेजेस की तरफ से भी भरपूर। आइए जानते हैं इसके बारे में FIR में। बताएं आशीष, क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबको इंतजार रहेगा कि आईटीसी पर ब्रोकरेज हाउस क्या कर रहे हैं। देखिए, सबकी कमेंट्री में पढ़ रहा हूँ, सब पॉजिटिव है, लेकिन कोई भी बड़ा टारगेट नहीं दे रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो CLSA खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं 285 रुपये के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि टॉप लाइन में काफी बढ़िया ग्रोथ देखते हैं। इसके नतीजे ये आएंगे। ITC समेत कल काफी सारे नतीजे आए थे, वहां पर भी आपको एक्शन दिखने वाला है, स्पेशली क्योंकि ITC के नतीजे थोड़े मिले जुले रहे हैं। 2 दिनों से स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी थी। प्राइमरी मार्केट्स में भी बड़ा एक्शन है। आज से वेदांत फैशंस का IPO खुल रहा है। बड़ा IPO है, 3000 करोड़ का, पर पूरा का पूरा OFS ही है। 824 से 866 रुपए पर शेयर में ये IPO आ रहा है, तो इस पर भी आपको रखनी है नजर है पूरे के पूरे बाजार के एक्शन पर। और आज के अगर आपको एक्शन समझना है तो एक बार पहले ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ ये देखना जरूरी है, क्योंकि भरपूर वॉलेटिलिटी आती हुई दिखी। कहीं ना कहीं भारतीय बाजार इसके लिए एक तरह से तैयार भी थे, क्योंकि कल अगर आप देखें तो भारतीय बाजार फिसल कर बंद हुए। 17,550 के करीब भारतीय बाजारों में क्लोजिंग थी। बैंक निफ्टी भी लुढ़कते हुए दिखाए। अच्छी तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन आप मान सकते हैं, तो एक गिरावट ऑलरेडी भारतीय बाजारों में कल आ चुकी थी और डेज लो के करीब हम बंद हुए हैं। पर मोर इंपॉर्टेंटली जो अमेरिका से संकेत आ रहे हैं वो आज हमारे बाजार में किस तरह का एक्शन दिखा सकते हैं, इसके लिए बाजार के बेस्ट ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब हर बार आपको मदद करते हैं। इस पूरे हफ्ते हमारे साथ रहे भी हैं, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ आज सुबह ये पूरा एक्शन समझाने के लिए। सर, हुआ क्या है अमेरिका में? अलग तरह के कल रिकॉर्ड बने हैं। एक दिन में $235 अरब का मार्केट कैप इरोजन, इतना बड़ा। ऐसे क्या खराब आ गए सर फेसबुक के नतीजे और उसका जो बाजार पर इंपैक्ट हुआ है? दीप, जैसे कल सवेरे भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी बड़े हुए हैं, तो कुछ भी अगर अर्निंग्स में सरप्राइज आता है, हम देख रहे हैं बहुत तेजी से यहाँ गिरावट है। अब इसमें आप देखिए 5 बारी 100 बिलियन से ज्यादा कंपनियां गिरी हैं पिछले 5 सालों में। माइक्रोसॉफ्ट 2020 मार्च में $178 बिलियन गिरा था। फेसबुक की 2018 में जब उसके पिछली बारी खराब नतीजे आए थे, सब्सक्राइबर ग्रोथ रुकी थी, तो 2018 में फेसबुक एक दिन में $125 बिलियन गिरा हुआ है। पिछले साल हमने अमेजॉन गिरते हुए देखा, टेस्ला गिरा था 100 बिलियन से ज्यादा। तो ये अमेरिकन मार्केट का जो स्केल और साइज है उसके चलते इतना सरप्राइजिंग नहीं है। हाँ, ये नंबर कभी भी हिस्ट्री में इतना बड़ा गिरावट $251 बिलियन की एक मार्केट कैप इरोड होनी, ऐसा नहीं हुआ था। बट ये हमें देखना है कि ये 250 बिलियन 90% S&P 500 कंपनीज के मार्केट कैप से ज्यादा है। तो क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रेच्ड है, ऊपर की 10 कंपनियां ज्यादा मार्केट कैप लेके बैठी हैं, क्योंकि मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स है, नैस्डैक हो या S&P 500 हो, तो उसमें हम देखते हैं। जैसे आपने कहा 500 पॉइंट गिरा नैस्डैक, उसमें से 200 पॉइंट तो फेसबुक ही था। अब हमें क्या देखना है? एक कि ये अच्छा है कि एक दिन में ही सारी क्लियरिंग हो गई। फेसबुक का वैल्यूएशन नीचे लाया गया है, उससे मार्केट पे असर आया है। दूसरा,
अमेजोन के जब नंबर आए आज अच्छे नंबर, ज्यादा अच्छे नहीं थे सेल्स और ऑपरेशंस के चलते, बट दो अहम बातें उन्होंने कही कि क्लाउड उनका बढ़ रहा है और दूसरा कि ये जो अमेजोन प्राइम की वो सब्सक्रिप्शन है उसको बढ़ा रहे हैं, $20 तक बढ़ाने वाले हैं। तो उसके चलते एकदम से 14% का उछाल आया अमेजोन में, और वो अगर बरकरार रहता है दीप आज, तो $200 बिलियन तो अमेजोन ही दे जाएगा आज मार्केट को। तो ये उतार चढ़ाव रहेंगे, वॉलेटिलिटी है। और क्योंकि अगर हम पीछे मुड़ के देखें क्या इस साल का जो बड़ा नैरेटिव है, इस साल का बड़ा नैरेटिव ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ी, सेंट्रल बैंक्स ने टाइटनिंग करनी है और रेट्स बढ़ाने हैं। रेट्स बढ़ाते हुए ग्रोथ कंपनीज के वैल्यूएशंस पे धक्का लगता है, और इस साल वैल्यूएशन वही आएंगे जहां पे आप अर्निंग्स देखेंगे। तो हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट के अर्निंग्स आए, बहुत अच्छा शेयर चढ़ा। पिछले हफ्ते एप्पल के अच्छे अर्निंग्स आए, $190 बिलियन एप्पल बढ़ गया था। और अभी हमने देखा कि टीसीएस के मुकाबले एक टीसीएस अल्फाबेट ने ऐड कर दिया जब उसके नंबर अच्छे आए। तो अच्छे नंबर वाली कंपनियां बढ़ भी रही हैं, बुरे नंबर वाली कंपनियां गिर रही हैं। बट बड़ा नैरेटिव आपको देखना है, रेट्स बढ़ रहे हैं तो चौकन्ना रहने का टाइम है मार्केट में, बट घबराहट की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट का अंत हो रहा है या कुछ। हाँ, एक स्टॉक का जरूर हुआ और दिग्गज स्टॉक था, टॉप 5 में था, तो उसका बहुत बड़ी हानि हुई। और क्योंकि सारे ETFs में वो स्टॉक बहुत बड़ा है तो अक्रॉस द बोर्ड लोगों को हानि होगी, वो तो तय है। बट हमें ये देखना है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और ये मार्केट्स इसको संभालेगा, बचाएगा। जहां अर्निंग्स आएगी वो स्टॉक अच्छा करेंगे, और ज्यादा वैल्यूएशन एक्सपेंशन दीप इस साल नहीं होगा। अर्निंग्स के कारण आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन आएगा स्टॉक्स में, तो अर्निंग्स वाले स्टॉक्स के साथ रहना है। ये बिल्कुल सराहनीय नहीं है कि फेसबुक ने पहले कुछ नहीं दिया, कुछ भी इन्होंने इंडिकेशन नहीं दिया। नॉर्मली कंपनीज अपने ऑपरेटिंग अर्निंग्स के टाइम कोई ना कोई स्पीच दे जाता है CEO या CFO आके कि अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो मार्केट आगाह रहे। ये बिल्कुल इन्होंने सरप्राइज कर दिया मार्केट को आके, ये अच्छी बात नहीं हुई, और ये दिखाता है कि इतना परिपक्व नहीं है मैनेजमेंट। तो ये जरूर हो सकता है क्लास एक्शन सूट भी आए इस पे, क्योंकि इतना बड़ा सरप्राइज आप मार्केट को एकदम से आके दे रहे हैं तिमाही का, वो अच्छी बात नहीं रही। बट आज मार्केट संभल रहे हैं और ये अर्निंग्स ड्रिवन रहेंगे। बट ये जरूर रखिए दिमाग में कि रेट्स बढ़ रहे हैं, और रेट्स बढ़ते स्टॉक मार्केट में अंकुश लगता है वैल्यूएशंस पे। एक ग्रोथ से वैल्यू की तरफ रोटेशन भी हो रहा है, और भारत में क्या चलेगा, साइक्लिकल स्टॉक्स ज्यादा चलेंगे। तो भारत की इकोनॉमिक रिकवरी है दीप, साइक्लिकल स्टॉक्स देखने हैं हमें, और एसेट एलोकेशन अपना देखना है, ओवर एक्सटेंड ना हो। बिल्कुल, तो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। बड़ी कंपनी अगर 1/4 अपनी वैल्यू एक ही ट्रेडिंग सेशन में लूज करे तो इसका इम्पैक्ट तो जरूर आता है। आज सुबह सर हमारे बाजार संभले हुए हैं, और काफ़ी सारे लोग कल शाम का एक्शन देखकर डर गए होंगे, आज सुबह का एक्शन देखकर थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये जो अभी वॉलेटिलिटी वाला एनवायरनमेंट आ गया, जहां पर टॉप 5 टॉप 6 अमेरिकी बाजार के स्टॉक्स रोज 10-10 12-12% की मूव्स दिखाते हैं, जैसा अभी हमने देखा अमेजॉन भी पोस्ट मार्केट में 15% ऊपर था सर। उस वॉलेटिलिटी के इम्पैक्ट के लिए हमें कैसे तैयार होना चाहिए? और डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है, पर वहां पर जब IT स्टॉक्स गिरते हैं तो हमारे IT स्टॉक्स पर भी दबाव आता है। कल देखिए विप्रो, इन्फोसिस, ADR दोनों 4-4% फिसल कर आए। तो ऐसा इम्पैक्ट अगर आपको हो तो फिर आपको किस तरह से इस वॉलेटिलिटी की तैयारी करनी चाहिए? वॉलेटिलिटी की तैयारी का एक ही तरीका है एसेट एलोकेशन। देखिए कि ओवर एक्सटेंड ना हो आप इक्विटी में, बट घबरा के निकलना भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी जो बर्बादी की गाड़ी थी वो भी छूट चुकी है। अभी इस लेवल पे निकलना मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। आपको अपना एसेट एलोकेशन देखना है, कितना आपका इक्विटी में होना चाहिए, और इक्विटी में डाइवर्सिफाइड रहिए। ये देखिए कि अगर ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक्स हैं, अब इसमें क्या होगा दीप, कॉन्सेप्ट स्टॉक्स नहीं चलेंगे, क्योंकि जहां भी अर्निंग्स नहीं आ रहे वहां पे मार्केट मार लगा रहा है। अमेरिका में पिछले 6 महीने 8 महीने से ये हो ही रहा था
कि ये जो स्पैक वाले स्टॉक्स हैं या बिल्कुल हवा की वैल्यूएशन वाले स्टॉक थे, अब वो पेलेटॉन जो है इक्विपमेंट मेकर 84% नीचे है। पेपैल वगैरह देखिए उसका खराब नतीजा आया, 24% एक दिन में गिरा। तो मार्केट बहुत रूथलेस वे में है क्योंकि लिक्विडिटी निकल रही है मार्केट से। पहले जब लिक्विडिटी होती है, जो वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, तो सब किश्तियां चल रही थी पानी में, अच्छा था। अब वो तूफान कम हो रहा है, लिक्विडिटी कम हो रही है, अब वही चलेगा जिसके नीचे पहिए हैं, जो सक्षम है कंपनियां। तो ये आपको पोर्टफोलियो में देखना है कि कंपनियों के नतीजे कैसे हैं। बाकी प्रॉब्लम ये रहेगी इस साल रेट्स जब बढ़ेंगे तो उससे क्या होता है कि अर्निंग्स, फ्यूचर की अर्निंग्स का जो डिस्काउंट रेट होता है वो बढ़ जाता है, उससे वैल्यूएशन कम होती है। तो ये जो कहानियों वाले स्टॉक थे, कॉन्सेप्ट स्टॉक थे, प्लेटफॉर्मों वाले स्टॉक थे, जिनकी एक्चुअली मूलभूत थी, उनके लिए ग्रो करना मुश्किल रहेगा ऐसे माहौल में, टाइटनिंग माहौल में। बट ये नहीं है कि मार्केट्स का अंत हो रहा है, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे जो हम बताते रहेंगे। बट सबसे पहले आपको देखना है जो 100 रुपए आपके पास है उसमें से कितना आपका इक्विटी में होना चाहिए। एक हम रूल ऑफ थंब बोलते हैं कि अपनी उम्र को निकाल दो 100 में से, उतना आप रखो। तो अगर आप 25 साल के हैं तो 75% आपका वाजिब है इक्विटी, क्योंकि आपके पास 40 साल और हैं काम करने के। और अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो 20-25% से ज्यादा आप मत रखिए इक्विटी में। सबसे पहले एसेट एलोकेशन। दूसरा देखिए कि ये जो बढ़ोतरी हुई है पिछले 1.5 साल में भारतीय मार्केट में, कहीं आपका ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर तो नहीं हो गया, तो उस माहौल में कम कर सकते हैं। तीसरा, अगर नींद नहीं आ रही रात को सोच के भाई अमेरिका मार्केट ये सब, तो फिर तो कम कर लीजिए। चौथा, अपना इमरजेंसी रिजर्व रखिए, 6 महीने का मिनिमम पैसा आपका इमरजेंसी रिजर्व में बैंक में सुरक्षित होना चाहिए या लिक्विड फंड में, इस तरह से लिक्विड एसेट में रखिए, ताकि मार्केट कुछ करे भी तो आपके पास है वो जरिया कि आप कुछ भी इमरजेंसी फेस कर सकते हैं। इस तरह के उतार चढ़ाव रहेंगे इस मार्केट में इस साल। बट आज देखिए जिस तरह से मार्केट उछल रहे हैं ऑलरेडी, एक अमेज़न की अर्निंग पे तो कल फेसबुक ने गिराया, उससे पहले अल्फाबेट ने उठाया था 180 बिलियन, कल 2.5 बिलियन फेसबुक ने गिराया, आज 200 बिलियन दिख रहा है कि अमेज़न बढ़ा रहा है। अब देखते हैं मार्केट खुलते खुलते क्या होता है। जॉब्स रिपोर्ट आनी है आज यूएस की, उससे भी थोड़ा सा मार्केट में चलेगा। बट कल जो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की खबर आई वो अच्छी थी, वो दिखा रही है कि इकोनॉमी है। बट सर्विसेज के उनके ग्रोथ अच्छी नहीं थी जनवरी की, जो पता था ओमिक्रॉन के चलते खराब होगा। तो इस तरह के रोज आते हैं मार्केट में 100 अंदेशे, इतना इम्पैक्ट नहीं होता। कल 4% का इम्पैक्ट हो गया मार्केट पे, क्योंकि फेसबुक जैसा स्टॉक 26% गिर गया। ये वंस इन अ ईयर, वंस इन 2 इयर्स का काइंड ऑफ होता है। ये 2018 में फेसबुक के साथ हुआ था। आपको घबराना नहीं है, SIP जारी रखिए। बेस्ट वही है तरीका, भारतीय रिटेल जो कर रहा है 11,000 करोड़ महीने का SIP में डाल रहा है, तो कुछ भी हो मार्केट रेगुलरली फिक्स्ड अमाउंट डालते रहते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका है। और उसको डाइवर्सिफाइड रखिए, उसको थीमेटिक या एक सेक्टर में या एक कंपनी में मत रखिए, डाइवर्सिफाई करिए। जी बिल्कुल सर, ये आपने बढ़िया सलाह दी सर कि किस तरह से अगर आपको डर लग रहा है इस वॉलेटिलिटी का, इस भारी उतार चढ़ाव का, तो आप अपनी वेल्थ को पहले प्रोटेक्ट करें, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करें और फिर इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। थोड़ा बाजार में रोटेशन होगा, जो ये अब मूड माहौल बना हुआ है, रेट हाइक साइकिल आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको होना है तैयार। अजय सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज ही नहीं इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी निवेशकों को मदद करने के लिए कि कैसे इस बाजार में आपको करनी है तैयारी, और थोड़ा ये जो ग्लोबल एक्शन हुआ है ये भी हमें समझाने के लिए। तो आइए, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला एक्शन रहा है और अच्छी बात यह है कि कल के भारी अमेरिकी बाजारों के गिरावट पर एटलीस्ट आज सुबह एशिया के बाजार SGX निफ्टी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर्स भी थोड़े संभले हुए हैं जैसे सर समझा रहे थे। तो ये वॉलेटिलिटी है जो कुछ दिन और रह सकती है, इसको आपको अपनी तरफ बनाना है। आइए, इस वॉलेटिलिटी में बाजार के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और कल जो हम फिसले हैं
वीकली एक्सपायरी भी थी, अब नई वीकली एक्सपायरी के लिए क्या पोजीशंस हैं, किस तरह के बाजार संकेत दे रहे हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। और इसके लिए आप जुड़ रहे हैं इस समय जय ठक्कर के साथ। जय, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तो जो कल भारतीय बाजारों का एक्शन हुआ है, पोजीशंस जिस तरह से बदली हैं, ये वीकली एक्सपायरी का एक्शन समझ के देखें या फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे कल हम फिसले हैं, कैसे समझना है इसे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। दीपांशु, ये मैं नहीं समझता कि कोई वीकली एक्सपायरी के चलते ये हुआ है। कल इम्पोर्टेंटली ये देखने मिला था कि मार्केट में कि 17,800 का जो लेवल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था बुल साइड पर, लॉन्ग साइड पर। आई मीन उसके ऊपर जाता तो ही निफ्टी में एक हमें तेजी देखने मिलती, अदरवाइज निफ्टी फिसल सकता था 17,650-600। इंपॉर्टेंटली ये हुआ दीपांशु करके सेकेंड हाफ में सेलिंग प्रेशर थोड़ा बढ़ा, बिकॉज 17,600 के जो लेवल थे कल की एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टूटना मतलब कि 17,500 और उसके नीचे भी जाना था दीपांशु। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है एक रेंज में मार्केट रह सकता है, 17,500 ऑन द इमीडिएट बेसिस और उसके नीचे 17,440 ये लेवल जो है दीपांशु, 17,500 17,450 ये आज की डाउन साइड की एक सपोर्ट रेंज है, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट की। और निफ्टी में जहां तक ऊपर के लेवल से है तो मैं कहूंगा 17,600 625 इमीडिएट बेसिस पर एक रेजिस्टेंस है। 17,625 के ऊपर अगर दीपांशु जाता है निफ्टी, देन वो और 100 पॉइंट की एक हमें रैली दिखा सकता है 17,700 725। बट अगर 17,600 से 625 की रेंज नहीं निकालता तो फिर से लोअर एंड तक आएगा। सो एक्सट्रीम अगर लेवल्स कोई है मार्केट में दीपांशु आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए तो है 17,500 440 ऑन द डाउन साइड एंड 17,600 625 ऑन द अपसाइड ऑन निफ्टी। उसके ऊपर आपको 100 पॉइंट की रैली मिलेगी लगभग 17,700 725 तक। और दीपांशु मार्केट में एज ऑफ नाउ जो फाइनल हर्डल मुझे लग रहा है अगर ऊपर की तरफ मार्केट को जाना है तो वह 17,700 725 की जो रेंज है वो अगर उसके ऊपर निकलने में कामयाब रहता है निफ्टी दीपांशु आजकल कभी भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर सीधा हम 18,000 तक की रैली देख सकते हैं, यानी कि 300 पॉइंट। सिमिलरली अगर 17,440 की रेंज नीचे टूटता है तो इमीडिएटली आप 17,200 तक जाएंगे। तो अगर आपको एक्सट्रीम लेवल्स बताओ तो 17,440 से 17,725 है निफ्टी पर। समझना ज़रूरी है जो जय बता रहे हैं आपको कि ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें तो 17,700 725 के करीब अब बाजार में रेजिस्टेंस आ रही है, तो फ्रेश अप मूव अब इस लेवल के ऊपर ही आएगी, इसके नीचे नहीं, ये आपको देखना ज़रूरी है। और साथ ही अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 17,400 17,440 के करीब ये सपोर्ट आता है, अब फ्रेश गिरावट उसी के नीचे आएगी, तो इस रेंज में आपको नज़र रखनी है बाजार पर। जय, एक बार ज़रा बैंक निफ्टी के लिए भी अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो एक्शन और डेटा बता रहे हैं, ये भी समझाएं। बिल्कुल दीपांशु, बैंक निफ्टी की जहां तक सवाल है बैंक निफ्टी का, तो मैं कहूंगा यहाँ पे कंपैरेटिवली टू निफ्टी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। बिकॉज इंपॉर्टेंटली ये भी हुआ है कि कल बैंक निफ्टी में हमें लगभग 39,000 के ऊपर एक क्लोज भी देखने मिला, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड अगर आप पीसीआर पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो निफ्टी का पीसीआर थोड़ा बैंक निफ्टी से ज्यादा है, तो पीसीआर पॉइंट ऑफ व्यू भी बैंक निफ्टी लाइट है कंपैरेटिवली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे अगर बढ़त आनी है तो वहीं पे पहले एक्शन होगा दीपांशु। एंड बैंक निफ्टी में इमीडिएटली अगर आप देखें तो 38,750 वहां पे एक सपोर्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज की एक रेंज है, वो लेवल टूटना नीचे, अगर वो टूटता है तो उसके नीचे फिर से 38,500 है दीपांशु, फिर से 250 पॉइंट नीचे आपको एक सपोर्ट मिल रहा है। सो 38,750 38,500 ये जो 250 से 500 पॉइंट की जो रेंज है बैंक निफ्टी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और फॉर दैट मैटर दिस एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बड़ी गिरावट अगर बैंक निफ्टी में आनी है तो 38,500 के नीचे आएगी, 38,500 के नीचे सीधा 37,500 37,000 तक के लिए लेवल्स भी आपको देखने मिलेंगे। बट अगर वो लेवल ब्रेक नहीं करता तो वहां से सपोर्ट लेकर मार्केट बाउंस करेगा। एंड ऊपर की तरफ अगर दीपांशु देखे तो एक ही हर्डल है जो मुझे नजर आ रहा है एज ऑफ नाउ, जो इंपॉर्टेंट हर्डल है वो 39,300 का है। 39,300 के पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 39,150 का, तो अगर आज वो इंट्राडे में 39,150 को निकालता है तो पहले तो 39,300 की तरफ जाएगा अगर मार्केट पॉजिटिव खुलते हैं तो। बट 39,300 एक फाइनल रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में दीपांशु कहूंगा, जो कल के क्लोजिंग से करीब 300 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि उसके ऊपर जाता है देन बैंक निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको मानना चाहिए, उसके ऊपर आपको 39,700 से 40,000 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर आप पीसीआर भी देखें तो वहां पे कंफर्ट थोड़ा ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में कंफर्ट ज़्यादा है।
आज के लिए मैं स्ट्रैटेजी पूछूं जय, उससे पहले जो इस हफ्ते का रुझान रहा है बाजार का, स्पेशली बजट और बजट के बाद का, वो बाय ऑन डिप्स का ही रहा है। अभी भी वही स्ट्रैटेजी या वही माइंडसेट मेंटेन करना चाहिए या फिर थोड़ा कॉशियस उस तरफ बनेगा रुझान? दीपांशु, बैंक निफ्टी में मैं कहूंगा कि वही आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी आप इनिशिएट कर सकते हो इस लेवल्स पर भी। इनफैक्ट जो मैंने लेवल्स बताया, इंट्राडे में 39,150 के ऊपर जाता है तो भी आप बाय कीजिए 39,300 तक, और उसके ऊपर निकलता है तो खरीदिए। डीप अगर आपको देखने मिली भी दीपांशु, अगर 38,750 800 की रेंज में आता है तो आपका रिस्क बहुत ही छोटा है, वहां पे 1% का भी रिस्क नहीं है, क्योंकि 38,500 का इमीडिएटली एक मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको डिप मिले 38,750 800 के रेंज में तो आप खरीदे, या तो 39,150 के ऊपर जाता है तो 39,300 की रेंज के लिए खरीदे, एंड फाइनल ब्रेकआउट तो 39,300 के ऊपर है, वहां पर तो आप अग्रेसिवली लॉन्ग हो सकते हो। सो बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हो, और अगर 39,150 के ऊपर जाता है तो भी खरीदिए। निफ्टी बहुत ही कॉशियसली प्ले करना पड़ेगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी दीपांशु, बिकॉज निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट 17,700 725 के रेंज के ऊपर ही है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता आपको शायद हायर लेवल्स पर निफ्टी बाउंस होते हुए देखने मिलेगा, बट वहां से सेलिंग प्रेशर भी देखने मिलेगा। सो निफ्टी में थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना होगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का रुझान आप जरूर मेंटेन कर सकते हैं, निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है, तो ज्यादा एक्शन बैंक निफ्टी में दिखेगा। फाइनल क्वेश्चन है, फिर आपकी आज की स्ट्रैटेजी क्या है इंडेक्स पर? दीपांशु, अगर मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अगर बैंक निफ्टी में अगर थोड़ी बहुत भी, जैसे मैंने बताया कि अगर डिप देखने मिली इनकेस 38,800 750 के रेंज में अगर बैंक निफ्टी आ जाता है और एक बाय एनी चांस, तो मैं वहां पे एक खरीदने की सलाह दूंगा। आपका स्टॉप लॉस छोटा सा है। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि 39,100 150 जो मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर जाता है तो आपको इमीडिएट बेसिस पर 39,000 39,100 या इधर ऑफ दी स्ट्राइक्स का आप कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं, या तो फ्यूचर्स खरीदे। 39,150 के ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 38,800 का, एंड ऊपर में आपको 39,300 और 39,300 निकलते हैं तो उसके ऊपर तो 39,500 700 ये सारी लेवल्स आपको देखने मिलेंगे दीपांशु। निफ्टी का जहां तक सवाल है, जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनानी चाहिए वो ये है कि अगर आपको डिप मिलता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 17,550 525, तो आप 17,500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। आपको बाउंस देखने मिल सकता है 17,600 625 तक। अगर वो डिप नहीं आया दीपांशु, तो मेरा ये मानना है कि 17,625 के ऊपर जाता है तो आप निफ्टी को खरीदिए 17,550 के स्टॉप लॉस के साथ। 625 के ऊपर आपको 700 तक का एक मूव देखने मिलेगा। सो जो खरीदने की रेंज है, या तो 17,550 525 के रेंज में 500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर, या तो 625 के ऊपर बिलो 550 का स्टॉप लॉस रहेगा और 17,700 के टारगेट्स रहेंगे। सो निफ्टी में जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज काफी डिफाइंड है इसकी रेंज। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है दीपांशु, वहां पे क्लैरिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। बैंक निफ्टी पर ज़्यादा भरोसा है, रिस्क रिवॉर्ड बेटर है, और वहीं पर आपको रखनी चाहिए नज़र। और रोज़ की तरह जय ऑफ कोर्स हमारे साथ बाजार खुलने के बाद जुड़ेंगे भी, बढ़िया कैश का ऑप्शन भी देंगे, अपने जैकपॉट शेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे फिर से होगी मुलाकात। जय, शुक्रिया आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर एक रणनीति, एक सेटअप समझाने के लिए, क्योंकि नई वीकली एक्सपायरी भी शुरू हो रही है। कल डेज लो पर बंद हुए थे, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, पर आज एटलीस्ट संकेत अच्छे हैं। बैंक निफ्टी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये क्लियर आपके लिए डायरेक्शन आज के लिए आ रही है। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रोज की तरह भरपूर हो भी रहा है हमारे बाजारों में, और आज भी होते हुए दिखेगा, क्योंकि ढेरों नतीजे आए हैं, काफ़ी सारी खबरें भी हैं और ब्रोकरेज एक्शन भी भरपूर है। आइए जानते हैं इनके बारे में। हमारी रिसर्च टीम है तैयार, देवांशी, वरुण और साथ ही कुशल और आशीष भी। मॉर्निंग वरुण, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कहते हैं? ट्रिगर्स दीप आप अच्छा देवांशी से पूछ लीजिए। चलिए देवांशी, मॉर्निंग बताएं क्या कह रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग। आज बहुत सारे रिजल्ट्स हैं तो यहाँ पे फोकस रहेगा, और निफ्टी में श्री सीमेंट और टाटा स्टील इसके नतीजे आने वाले हैं। वायदा बाजार में एबी फैशन, एल्केम लैब्स, एस्ट्रल लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, जेएनएफसी, इंटरग्लोब एविएशन और आरईसी, साथ ही सीमेंस के भी नतीजे हैं, तो इस पर फोकस करें। कैश मार्केट की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, सीएमएस इंफोसिस्टम, डीएफएम फूड्स, दालमिया भारत शुगर और साथ ही गोदरेज एग्रोवेट, आईओएल केमिकल्स जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। स्पार्क है जहां पे आज आपको फोकस करना है। विजया डायग्नोस्टिक्स के भी आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे। टीवीएस ग्रुप, आज ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आज से लागू हो जाएगी, तो कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे ओवरऑल ग्रुप की जितने भी कंपनीज हैं उसमें आने वाले समय में। और एशियन ग्रैनिटो इंडिया, जहां पे आज बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार होता हुआ दिखेगा। चंबल फर्टिलाइजर इंटरिम डिविडेंड करीब 4.5 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया था, आज उसकी एक्स डेट है। और मेरी
दिल्ली को भी 6.25 रुपीस प्रति शेयर का डिविडेंड है, जिसकी एक स्टेट है। तो इन दोनों में आपको एडजस्टमेंट्स आते हुए दिखेंगे, स्टॉक इस तरह से रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। वेदांत फैशंस का आज आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। 8 फरवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 824 से 866 रुपीस है और 3,150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कल एंकर निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है। 945 करोड़ यहाँ पे जुटाए हैं और आप देखिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिडेलिटी, नोमुरा, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड जैसे कई बड़े निवेशक इसमें शामिल होते हुए दिखे हैं। नतीजों पर आते हैं। कल जो पोस्ट मार्केट आए थे, फाइजर फ्लैट नंबर्स हैं एक बार इस बार। आप देखिए जो आय है वो 14% बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 195 करोड़ है जो कि पिछले साल 196 करोड़ पे था। मार्जिन भी एकदम फ्लैट है, 29% पे आते हुए दिखे, 33% से घटकर, और जो मुनाफा है वो 144 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 141 करोड़ से घटकर। ल्यूपिन ओवरऑल टॉप लाइन और जो मुनाफा है वो अनुमान से बेहतर है, लेकिन मार्जिन्स इस बार काफ़ी कम आते हुए दिखे हैं। जो आय है वो 3.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। इसके साथ ही जो मुनाफा है 545 करोड़ पे बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 9% पे आए हैं, 19% से घटकर, और कामकाजी मुनाफा भी ऑलमोस्ट 50% तक कम हुआ है। एबी कैपिटल के अच्छे नंबर्स हैं। आय ऑलमोस्ट 13.5% तक बढ़ती हुई दिखी है और जो मुनाफा है वो दुगना होता हुआ दिखा है। कंसोलिडेटेड नंबर्स काफ़ी बेहतर हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों नतीजों का एक्शन और कई सारी खबरें भी, और नतीजों का एक्शन भरपूर है। देवांशी ने तो हमें बता दिया वायदा कारोबार के कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। वरुण, कैश मार्केट के नतीजों से करते हैं शुरुआत, बताइए। ओके दीप, तो अब मेरी बारी। और यहाँ पे जुबलेंट इंडस्ट्री सबसे पहले इस कंपनी के नतीजे आए और मिले जुले नतीजे देखिए इस कंपनी के। रेवेन्यूज जो है करीब 88.6% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन पे तगड़ा हिट है। 9.4% से गिर के सीधे 5% के आसपास आए हैं। ये एक दिक्कत की बात है और इसका इंपैक्ट मुनाफे पे हुआ है, जहाँ पे 30% की गिरावट है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखेंगे तो उसमें 123% के आसपास का जंप देखने मिला है, जिसके कारण मार्जिन वीक है। टीबीजेड कमज़ोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज 23% बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे मार्जिन जो है उसमें गिरावट है। 10% से गिर के 10.5% से गिर के इनफैक्ट 5% पे, यानी कि मार्जिन सीधे आधे हो चुके हैं और मुनाफा भी आधा हो चुका है। 40 करोड़ से गिर के 19 करोड़ के आसपास आया है। सिगाची, यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। रेवेन्यू करीब 35.5% बढ़े हैं। मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है साल दर साल, 18.2% से बढ़ के 19.1%। मुनाफा जो है करीब 34% बढ़ा है, 9.5 करोड़ के आसपास आया है। आईजी पेट्रो नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज जो है 7.5% बढ़े हैं, 507 करोड़ के आसपास ही आया है, लेकिन मार्जिन में बढ़ोतरी है, 20.7% से बढ़ के 22.1%। मुनाफा 14.5% बढ़ा है, 74 करोड़ के आसपास आया है। ईस्टर्न इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे रेवेन्यूज जो है 43% बढ़े हैं, मार्जिन में लेकिन गिरावट है, 22% से गिर के 17%। मुनाफा जो है 9.5% बढ़ा है, 34.5 करोड़ के आसपास से निकल के आया है। इसके अलावा फूड्स एंड इंस घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। 2.8 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 30 करोड़ का मुनाफा किया है, लेकिन एक बात अच्छी है कि मुनाफा किया और एबिटा फ्रंट पे भी 20 लाख के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 8.5 करोड़ का मुनाफा किया है, तो ये अच्छी बात है। रेवेन्यू 71% बढ़े हैं, तो ये कंपनी फिर भी ठीक ठाक और अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंजम्पशन वाली कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बट दीप इसमें भी ये है ना कि कंजम्पशन वाली कंपनीज के मार्जिन पे हिट है। अब Margins पे आईटीसी hit है, आप वो देख तो है। लीजिए, बट ये कंपनी अगर घाटे से मुनाफे में आती है तो थोड़ा ही अच्छा है। कामकाजी तौर पर थोड़ा हिट है, बट अदरवाइज हाँ अच्छा है। चलिए, तो ये है आपके लिए रहे। और आईटीसी की बात करिए वरुण ने, तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो लेंगे उस पर, और थोड़ी देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो नतीजों का विश्लेषण होगा। घबराइए मत, आईटीसी को हमने इग्नोर नहीं करा है। वरिंदर जुड़ने वाले हैं और वो आईटीसी के बारे में अपनी राय भी थोड़ी देर में देंगे। पर आइए, कुशल भी है हमारे साथ तैयार। कुशल, कुछ नतीजे और खबरें आपके पास भी हैं, बताएं इनके बारे में। गुड मॉर्निंग दीपांशु, बिल्कुल। और सबसे पहले एक्सप्लियर सॉल्यूशंस देखिए, नंबर्स मिले जुले हैं यहाँ पर। कंपनी की मार्जिन्स 14.8% के मुकाबले 14.1% पर आती हुई नजर आई है और कंपनी का मुनाफा भी ऑलमोस्ट 11.6 करोड़ पर स्टेबल है। थॉमस कुक नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई आधार दोनों आधार पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वाई आधार पर नंबर्स आप देखिए, 236 करोड़ के मुकाबले इस बारी आय जो है करीबन 748 करोड़ की आती हुई दिखी है और एबिटा घाटा था पिछले साल करीब 74 करोड़ का, उसके मुकाबले 11 करोड़ का ये एबिटा मुनाफा में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया है और कंपनी की मार्जिन भी 1.5% पर पॉजिटिव हो गई है और घाटा कंपनी का जो 60 करोड़ का था लगभग पिछले साल, इस बारी केवल 23 करोड़ का घाटा रह गया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस गुड नंबर्स, एसेट क्वालिटी हल्की सी लेकिन डाउन होती हुई दिखी है। जहां पर अगर आप मुनाफे की बात करें तो 1.1 करोड़ का मुनाफा था, इस बारी 4.7 टू बी प्रिसाइज, यहां पर कंपनी ने अपना मुनाफा दर्ज किया है और कंपनी की एनआईए में भी
53% की बढ़त रही है। हालांकि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एसेट क्वालिटी 10.2% के मुकाबले अब 10.5% पर आती हुई दिख रही है। रूट मोबाइल यहाँ पर इसके लिए इनफैक्ट एक खबर है जहाँ पर कंपनी ने MR मैसेजिंग FZC में 100% हिस्सेदारी जो है खरीदी है। 3.8 करोड़ यूरोज में यह अधिग्रहण किया गया है। इंडियन रुपी में 325 करोड़ रुपए का ये कुल अधिग्रहण है। अगले 3 सालों में ये अधिग्रहण पूरा किया जाएगा। और ऑन मोबाइल ग्लोबल इसको लेकर भी खबर है जहां पर श्रीलंका में पहला मोबाइल क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च करने के लिए डायलॉग के साथ करार कर लिया है। तो डेफिनेटली यहां पर इन दोनों खबरों की वजह से रूट मोबाइल और ऑन मोबाइल ग्लोबल पर आपको नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, रूट मोबाइल ऑन मोबाइल दोनों पर रखिए नज़र। एक्विजिशन और नए कारोबार शुरुआत की आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। ये तो रही कुछ और खबरें। देवांशी, आपके पास भी कुछ खबरें और फंड एक्शन भी कल हुआ है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप देखिए मीडिया स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि ट्राई नेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नई टैरिफ डेडलाइन को 1 जून 2022 से बढ़ा दिया है। 1 जून की अब नई डेडलाइन आती हुई दिख रही है और जितने भी सारे चैनल्स हैं वो सब्सक्राइबर की चॉइस पर उनको देने होंगे। तो ये जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है जो कि पॉजिटिव है। इसके साथ ही हीरो मोटोकॉर्प पर आपको नजर रखनी है क्योंकि कई सारे रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि हीरो फिनकॉर्प में अपोलो ग्लोबल के मैनेजमेंट करीब $125 मिलियन यानी कि 940 करोड़ के आसपास का निवेश कर सकती है। 9 to 11% हिस्सा खरीद सकती है इस कंपनी में। हीरो मोटोकॉर्प की इस कंपनी में 40% का स्टेक है। तो आज थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है। फंड एक्शन पर नजर कर लेते हैं। धानी सर्विसेज जहां पे नोमुरा सिंगापुर ने करीब 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, वहीं पे टैमरिंड कैपिटल PTE ने 4 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। पेनेशिया बायोटेक में सीरम इंस्टीट्यूट ने करीब 3.5 लाख शेयर्स बेचे हैं, लगभग आधी % इक्विटी बेची है 278 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर। इसके चलते भी रिएक्शंस आ सकते हैं।